बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासन करने के लिए दिया था, वो अपनी जिंदगी को उन्होंने राशन पे वो कर लिया। राशन तो इस देश में जानवर भी खाते हैं। अगर आपने पशु पाल रखा हो, वो भी जो राशन खाता है उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। आपकी गरीबी बेबसी कैसे खत्म होगी, आपके घरों में सुख सुविधाएं कैसे आएंगी, उसका एकमात्र रास्ता ये है कि आप वोट से अपनी ताकत बनाए। कि ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस बार हमने ताकत बना के उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो हो सकता है आने वाले कल में वोट का अधिकार भी हम पे ना रहे, चुनाव भी इस देश में ना हो, और जो सुख सुविधाएं अभी हमारे बहुत सारे लोगों तक पहुंची और 80% लोगों तक नहीं पहुंची, उनका जीवन वहीं का वहीं रुक जाए। भाइयों बहनों, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इस देश में राजकाज करने और अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया था। लेकिन मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, कि आज भी अच्छे मकान, खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी, अच्छे कपड़े, रोजगार, जमीन, नौकरी, उद्योग, व्यापार, ये हमारे सभी लोगों तक नहीं पहुंचा। भारतीय संविधान के आने से पहले बराबर के अधिकार नहीं थे, उनको अधिकार दिलाने का काम संविधान ने किया। आज जब वो कुर्सी में बैठने लगे तो जो लोग राजकाज लंबे समय से कर रहे थे, उनको ये लगा कि जिनको हम जाति के आधार पर अपमानित करते थे, जिनको हम धर्म के आधार पर मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को अपमानित करते थे, इस संविधान के जरिए वो लोग कुर्सी में बैठने लगे हैं। अगर हमने जल्दी से संविधान खत्म नहीं किया तो कल ये लोग इस देश में राज करेंगे। मैं पहले तो देर से आने के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। मेरा मन नहीं था कि मैं देर से आऊं, लेकिन कुछ ना कुछ काम रास्ते में निकल ही जाते हैं, और अच्छा हुआ मैं देर से आया। अगर मैं 2 बजे आता तो यहाँ इतनी धूप होती कि आप बैठ भी नहीं पाते। तो कभी कभी कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं। आज मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, और जो ऊपर है उनसे आग्रह करूंगा, इन्हें बच्चों को पीछे करवा लो। कोई बच्चा गिर गया तो लेने देने पड़ जाएंगे, उनको भी करा दो, इनको भी करा दो। भाई ये कोई ऊपर बैठने की जगह नहीं है जहां इतने सारे बच्चे चढ़ गए। भाई जो ऊपर है, भाई नौजवान, इनका ध्यान रखना जिम्मेदारी से, ठीक है। तो दरियापुर के गांव के सभी सम्मानित लोग, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रताप सिंह जी, इधर मेरे दाएं हाथ पे खड़े, मुझसे पर में घूम घूम के जो भी अत्याचार कमजोर वर्ग के लोगों पे होता है, उनकी आवाज उठाने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया। इस बीच में मैं कई बार जेल में भी रहा। एक बार जब सहारनपुर में हमारे लोगों के साथ जुल्म जाती हुई, बहन बेटियों का अपमान हुआ, सदगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर को अपमानित किया गया, बाबा साहब की तस्वीर को अपमानित किया गया, बहन बेटियों को चोट मारी गई, तो मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए गया और 16 महीने मुझे जेल में बिताने पड़े। 10 बाई 6 की एक कोठरी में मैं 16 महीने रहा। जब पैर फैलाता था तो पैर दीवार में अड़ जाते थे, और अगर सिर पीछे करता तो सिर दीवार में अड़ जाता था। वहीं रहना, खाना, पीना, कपड़े, सब वहीं, यहां तक कि शौचालय और तमाम तरह की सुविधा भी उस 10 बाई 6 की कोठरी में। और वो शाम के समय से एक समय में बंद हो जाती थी और फिर वो सुबह ही खुलती थी। 500 से ज्यादा दिन बैठते हैं 16 महीने में। मैंने वो बहुत परेशानियों का सामना करते हुए काटे। मेरे पास रास्ता था कि मैं घर में बैठ के आराम से, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कोई अपना रोजगार करके अपने घर को चला लूं। मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया और फिर मैंने समाज की लड़ाई लड़नी दोबारा शुरू कर दी भीम आर्मी के माध्यम से। फिर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, जब गुरु घर तोड़ दिया गया, हमने वो आंदोलन लड़ा तो 66 दिन हम लोग जेल रहे। फिर मैं वहां से आया तो देश में एनआरसी का मामला आ गया था, मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा था, तो फिर मैं उस आंदोलन को धार देने चला गया, जिसमें मैं 29 दिन जेल में रहा और तमाम तरह के जुल्म मुझे सहने पड़े। फिर उसका खत्म हुआ। फिर राजस्थान में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बिहार में, जहां भी कहीं जुल्म जाती हुई और मेरी जरूरत पड़ी, मैं वहां गया। बिहार में भी आज बिहार के साथी यहाँ हैं। मुन्ना पासवान नाम के एक हमारे साथी को घर में ही गोली मार के छलनी कर दिया गया। उसके परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वहां गए।
एक ज्योति पासवान नाम की बच्ची, जिसको एक अपराधी ने उसकी हत्या करके, उसको अपमानित करके उसकी हत्या कर दी, और सरकार के बहुत ताकतवर लोगों ने कहा कि आरोपी सरकार का बहुत करीब है, इसका कुछ नहीं हो सकता, उसको भी 20 दिन में गिरफ्तार करवा के जेल भिजवाने का काम हम लोगों ने किया। हाथरस में जब हमारी बहन बेटी के साथ जुल्म हुआ और उसको कचरे की तरह जला दिया गया, उसके आरोपियों को भी हमने जेल में भिजवाने का काम किया, उनको सजा दिलवाने का काम किया। इस तरह से सड़कों पे मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। और जब किसी आरोपी को जो सोचता है कि मैं मालिक हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब उसको कोई सताता, उसको वो कोई अपराध करता है और वो सोचता है सरकार हमारी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो भीम आर्मी के लोग वैसे जेल जाता है, तो वो फिर ये भी मन में सोचता है कि यार इन्होंने हमें जेल भिजवाया, इनके खिलाफ भी हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर वो हमारे लोगों पे, हमारे कार्यकर्ताओं झूठे मुकदमे लगवाते हैं, जेल भेजते हैं, लाठियां बजवाते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाने काम करते हैं। और अगर इनसे भी नहीं रुके हम लोग, तो फिर उन्होंने गोलियां भी मेरे ऊपर चलाई। अभी 6 महीने पहले 4-4 गोली मेरे ऊपर चली, लेकिन वो 3 गोली मुझे छूके निकल गई, 1 गोली मेरी पीठ को चीरते हुए निकल गई, फिर भी मैं बच गया। फिर मैंने महसूस किया कि भाई सड़कों की लड़ाई से हम अन्याय होने पे न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें हर तरह के अधिकार दिए थे। उन अधिकारों को हम लोग किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे, तो हमारी समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज अगर आप बाबू बने, आज अगर आप वकील बने, आज अगर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, आज आपके घरों में पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने हैं, आज अगर देश में तमाम तरह की आजादी हमें है, ये आजादी मांगने से नहीं मिली, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया है, तभी आजादी हमें मिली है। आज इस देश में महिलाएं भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती है, खेती किसानी करने वाला मजदूर का बेटा भी कुर्सी पे बैठ सकता है। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें दिया है। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इस देश में राजकाज करने और अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया था। लेकिन मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, कि आज भी अच्छे मकान, खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी, अच्छे कपड़े, रोजगार, जमीन, नौकरी, उद्योग, व्यापार, ये हमारे सभी लोगों तक नहीं पहुंचा। हाल तो ये है कि आज भी हमारे लोगों को जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होना पड़ता है और तमाम तरह की मुसीबतें उनके सामने हैं। उनको अपने बच्चों की शादी करनी हो तो उनको उधार पैसा लेना पड़ता है, या कर्ज लेना पड़ता है, या फिर जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो किसी से कर्ज लेना पड़ता है या कोई जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। अगर उनका बच्चा कोई बीमार हो जाए या कोई परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाए तो कर्ज लेके उनको अपने लोगों का इलाज कराना पड़ता है। सारी जिंदगी वो इन्हीं कामों में कर्ज उतारते उतारते उनकी गुजर जाते हैं। सच तो ये है कि आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सिर्फ राशन के ऊपर अपना परिवार चला रहे हैं। आप ये समझो कि जब आजादी से पहले तो हमें अधिकार नहीं था, लेकिन आजादी के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया और ये नारा भी दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में जिनको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सैनी समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे प्रजापति के हों, कश्यप के हों, विश्वकर्मा के हों, मौर्य के हों, शाक्य के हों, कुशवाहा के हों, जाट हो, गुजर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, यादव हो, तमाम जातियां दलित पिछड़े वर्ग की, जिनको भारतीय संविधान के आने से पहले बराबर के अधिकार नहीं थे, उनको अधिकार दिलाने का काम संविधान ने किया। आज जब वो कुर्सी में बैठने लगे तो जो लोग राजकाज लंबे समय से कर रहे थे, उनको ये लगा कि जिनको हम जाति के आधार पर अपमानित करते थे, जिनको हम धर्म के आधार पर मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को अपमानित करते थे, इस संविधान के जरिए वो लोग कुर्सी में बैठने लगे हैं। अगर हमने जल्दी से ये संविधान खत्म नहीं किया तो कल ये लोग इस देश में राज करेंगे, गरीबी बेबसी खत्म करके अपने आप तरक्की करेंगे। लेकिन
जहां हम लोग इस देश में अपने लोगों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दुश्मन भी भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस बार हमने ताकत बना के उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो हो सकता है आने वाले कल में वोट का अधिकार भी हम पे ना रहे, चुनाव भी इस देश में ना हो, और जो सुख सुविधाएं अभी हमारे बहुत सारे लोगों तक पहुंची और 80% लोगों तक नहीं पहुंची, उनका जीवन वहीं का वहीं रुक जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं बिल्कुल कड़वे शब्दों में, मेरी बात को आप गौर से सुनना। क्या ये गरीबी की जिंदगी में जीना किसी भगवान ने हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में लिखा है? बताओ किसने लिखा? अगर लिखा होता तो आपके बीच से ही पढ़ लिख के कुछ लोग नौकरी पेशे में जाके उनके घर बार अच्छे कैसे हुए होते, आप बताओ। क्या इनका घर अब से 50 साल पहले ऐसा ही था? बताओ, आप तो इसी गांव के लोग हो नहीं हो। जब ये पढ़े लिखे और बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों की वजह से इनको नौकरी मिली, 50-60 हजार रुपए महीने कमाए, तो अच्छा घर बनाया, अच्छे अपने परिवार को सुख दी, बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उनके बच्चे फिर कामयाब होने लगे। सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने, क्योंकि जब उनकी आप वो बच्चे कामयाब होंगे तो उनकी जेब में पैसा आएगा तो आपकी गरीबी दूर होगी। आप महसूस करो, सरकार 500 रुपए पेंशन देती है विधवा, 500 रुपए पेंशन देती है वृद्धा, 500 रुपए पेंशन देती है विकलांग को। आप ये बताओ 500 रुपए में कितने दिन भोजन आता है? तो अब आप महसूस करो, जिनको बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासन करने के लिए दिया था, वो अपनी जिंदगी को उन्होंने राशन पे वो कर लिया। राशन तो इस देश में जानवर भी खाते हैं। अगर आपने पशु पाल रखा हो, वो भी जो राशन खाता है उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। आपकी गरीबी बेबसी कैसे खत्म होगी, आपके घरों में सुख सुविधाएं कैसे आएंगी? उसका एकमात्र रास्ता यह है कि आप वोट से अपनी ताकत बनाओ। जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे आपकी कोई पूछताछ नहीं होगी। अब मैं क्या करूं, आपकी सोच ही राशन तक की होगी। राशन क्या होता है? मेरी बात पे गौर करो, आपस में बात मत करो।